नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पुतनिक 1 के बारे में। 1950 के दशक में जब कोल्ड वॉर राइवलरी चल रही थी सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। अब क्या है ये कोल्ड वॉर, इसको मैंने बहुत अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, उसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे जब ये कोल्ड वॉर चल रहा था तो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस दोनों देशों में काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि दोनों देशों को अपनी सुपीरियोरिटी को प्रूव करना था और सुपर पावर बनना था। तो ये जो लेक्चर है यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे एक छोटा सा मेटल स्फेयर जो था इसने पूरे इतिहास के कोर्स को बदल दिया और ह्यूमैनिटी को स्पेस एज पे पहुँचा दिया। यानी कि स्पुतनिक 1 की यहाँ पे हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, रामायण, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेस को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेस को करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कोल्ड वॉर का कंटेक्स्ट, हालांकि मैंने कोल्ड वॉर को काफ़ी अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, लेकिन हम यहाँ पे छोटा सा कंटेक्स्ट देखेंगे। बाकी डिटेल में अगर आपको देखना है तो आप उस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे कोल्ड वॉर के समय पूरी की पूरी जो दुनिया थी वो दो बड़ी सुपर पावर्स के बीच में डिवाइडेड थी। एक था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा था सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर, आज के समय का रशिया, पहले इसको यूएसएसआर और सोवियत यूनियन कहा करते थे। इसका विघटन हो गया था 1991-92 के करीब। तो इसका विघटन क्यों हुआ था इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में एमसीक्यू के माध्यम से कवर किया है। ऑल इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूएसएसआर, इसको आप जरूर देखिएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाइए जीके क्वेश्चंस, वहाँ पे आपको इसका और बाकी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वहाँ पे मैंने यूएसएसआर को एमसीक्यू के माध्यम से काफ़ी अच्छे से कवर करवाया है। अब यहाँ पे जो पूरा का पूरा दुनिया इन दो देशों में डिवाइड था, इन दो सुपर पावर्स में डिवाइड था, कुछ सोवियत यूनियन का सपोर्ट करते थे, कुछ यूनाइटेड स्टेट्स का। तो यहाँ पे काफ़ी पॉलिटिकली नफरत, ये जो पूरा पीरियड था कोल्ड वॉर का, ये काफ़ी पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है नफरत, उसका था। यहाँ पे अर्थ के, धरती के बियॉन्ड जो राइवलरी है वो चली गई और यहाँ पे स्पेस रेस जो है उसकी शुरुआत हो गई। अब यहाँ पे हर लॉन्च जो था वो एक मूव था कॉस्मिक गेम ऑफ चेस का, जहाँ पे पूरी दुनिया देख रही थी और ये आकलन कर रही थी कि कौन पावरफुल है, कौन पावरफुल नहीं बनता है। अब ये पूरा का पूरा कंपटीशन जो था ये सिर्फ साइंटिफिक अचीवमेंट्स तक सीमित नहीं था, बल्कि ये टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को भी डेमोन्स्ट्रेट करना था। अब यहाँ पे देखो, इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1955 आता है, जहाँ पे इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर डिक्लेयर किया गया। इसका एम था कि वेरियस जियोफिजिकल जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उसे अर्थ में कंडक्ट किया जाए। यह आपने ध्यान में रखना है कौन से ईयर को इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर बोला जाता है, तो 1955 को। फिर आता है अपॉर्चुनिटीज़। तो देखिए, दोनों यूएस और सोवियत यूनियन एग्री हुए कि हम इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर में पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की एक जो विंडो है वो ओपन हो गई। सोवियत स्ट्रेटेजी ये थी कि सोवियत जो था वो आईजीवाई यानी इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर जो था उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता था कि अपनी जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है उसको वो शोकेस कर सके और अपने जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसे वो स्पेस में भेज सके। अब स्पुतनिक 1 जो था इसने एक शेप कैसे ली, देखिए, अक्टूबर 4 1957 को सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया, जो कि पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जिसने अर्थ को ऑर्बिट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल बन सकता है, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा है जिसने अर्थ को ऑर्बिट किया था, तो उसका नाम है स्पुतनिक। किस देश ने लॉन्च किया था? रशिया ने लॉन्च किया था। याद रखिएगा, इसको सोवियत यूनियन भी ऑप्शन में आपको आ सकता है, क्योंकि रशिया को ही पहले सोवियत यूनियन बोला करते थे। अब ये जो मेटालिक स्फीयर था, ये जो स्पुतनिक 1 था आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसमें था क्या क्या? एक स्मूथ स्फेरिकल इसकी शेप थी, डायमीटर इसका 58 सेंटीमीटर था यानी 23 इंचेस, इसका मास 83.6 केजी था। स्पुतनिक 1 मिशन बहुत सिंपल भी था लेकिन प्रोफाउंड भी था। इसने अर्थ को ऑर्बिट किया और रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट भी किया बैक टू ग्राउंड स्टेशन। ऊपर से इसने जो ग्राउंड में स्टेशन थे वहाँ पे रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट भी किया और यहाँ पे इसने प्रूफ किया कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो भी स्पेस में फंक्शन कर सकते हैं। तो अब तुम ये देखो कि 1957 में पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च हुआ और अभी तक तो पूरी दुनिया में न जाने कितने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जिनको लॉन्च किया जा चुका है। अब हम बात करें आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, तो ऑब्वियसली ये सारे सैटेलाइट आर्टिफिशियल हैं। नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का क्या नाम है? उसका मून। ऑब्वियसली अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है और बाकी सारे जो हम सेंड करते हैं, अलग अलग दुनिया के देश सेंड करते हैं, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं। तो अब यहाँ पे इतने ज़्यादा सैटेलाइट्स को अभी तक इस समय तक लॉन्च किया जा चुका है कि एक नया प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गया है, दैट इज़ स्पेस डेब्रीज।
तो बहुत से ऐसे सैटेलाइट हैं जो डिफंक्ट हो जाते हैं, डिफंक्शनल हो जाते हैं, उनका अब कोई काम नहीं रहता है, तो उनको दोबारा तो अर्थ में नहीं लाया जाता है, वो स्पेस में रह जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाती हैं, डेब्रीज बन जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको पढ़ना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक स्पेस डेब्रीज। कुछ समय पहले ये खबरों में भी था, और यूपीएससी और बाकी जो एग्जामिनेशन हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्पेस डेब्रीज। तो इसको मैंने अच्छे से कवर किया, इसको जरूर देखेगा, इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए साइंस, वहाँ पे आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी। अब जैसे ही यहाँ पे स्पुतनिक 1 लॉन्च होता है तो पूरी की पूरी दुनिया में शॉक वेव जो है वो फैल जाती है। अब यहाँ इसे लॉन्च किसने किया, इसको लॉन्च किया सोवियत यूनियन ने। सोवियत यूनियन यानी कि आज का रशिया। तो सबसे बड़ा राइवल कौन है इसका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जब रशिया ने इतना बड़ा फीट अचीव करी है तो सबसे ज़्यादा शॉक कौन होगा, ऑब्वियसली अमेरिका। तो अमेरिकन जो थे वो शॉक हो गए। अब बहुत से अमेरिकन अभी तक ऐसा सोचते थे कि वो सुपीरियर हैं टेक्नोलॉजी में सोवियट्स के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पे जैसे ही एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो यहाँ पे जो है वो अमेरिका शॉक हो जाता है, क्योंकि इनका जो एक माइंड सेटअप था कि हम सुपीरियर हैं, जो इनके बीच में सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स था, वो एकदम से क्या हो जाता है, शेक हो जाता है। दूसरा, ग्लोबल रिएक्शन की बात करें तो ये जो लॉन्च था इसने शॉक और डर पूरी की पूरी दुनिया के लोगों के बीच में ट्रिगर कर दिया कि इसकी क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ के लिए यहाँ पे क्या क्या जो प्रॉब्लम्स हैं बाकी देशों के लिए वो हो सकती हैं। फिर आता है स्पेस रेस। अब ये जो इवेंट था इसने ऑफिशियली स्पेस रेस लॉन्च कर दी, और जो इंटेंस राइवलरी थी सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में, उन दोनों में स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेके, तो ऑफिशियली स्पेस रेस 4 अक्टूबर 1957 को शुरू हो जाती है, जहाँ पे स्पुतनिक 1 जो है वो ऑर्बिट में ब्लास्ट हो जाता है। ये जो सैटेलाइट है ये शॉर्ट बर्स्ट ऑफ रेडियो सिग्नल्स को एमिट करता है, जिन्हें अक्रॉस कंटिनेंट्स यानी अलग अलग कंटिनेंट्स में सुना जा सकता था। ये जो बीप्स थे, ये जो आवाज़ आई, ये सिर्फ सिग्नल्स नहीं थे, ये डिक्लेरेशन थी कि हम स्पेस में भी पहुंच सकते हैं। सोवियट्स ने यूनाइटेड नेशन को टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स में सरपास कर दिया था, उनको पीछे छोड़ दिया था प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस के साथ साथ। स्पुतनिक की जो ऑर्बिटल जर्नी थी उसकी अगर हम बात करें तो 940 किलोमीटर एपोजी का मतलब होता है अर्थ से जो फर्देस्ट डिस्टेंस होता है। जैसे मान लो ये एक ऑर्बिट है और ये हमारे पास हमारी अर्थ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि 2 पॉइंट आएंगे, एक आएगा पेरिजी PERIGEE और एक आएगा एपोजी। एपोजी जो होता है वो सबसे फर्देस्ट डिस्टेंस होता है। तो ये यहाँ पे मान लो ये जो पॉइंट होगा सैटेलाइट का, सैटेलाइट जब इस पॉइंट पे पहुँचेगा, क्योंकि देखो मैंने आपको कहा ये क्या है, ऑर्बिट है, तो जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिट में ऐसे करके ऐसे करके रिवॉल्व कर रहा है। तो अब जो सबसे फर्देस्ट पॉइंट पे यहाँ पहुँचेगा तो ये जो पॉइंट होगा इसको क्या कहेंगे, एपोजी। और दूसरा आता है पेरिजी जो है वो ये है, सबसे क्लोज कौन सा पॉइंट है, ये। तो ये जो पॉइंट है ये पेरिजी है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये एपोजी है। तो अब ये स्पुतनिक की बात करें तो इसका पेरिजी और एपोजी कितना था, तो अगर मान लो ये अर्थ है, ये हमारी क्या है, ये अर्थ है, और यहाँ पे ये वाला जो हमारा सैटेलाइट है ये क्या है, ये मान लो ये वाला जो सैटेलाइट है ये हमारा स्पुतनिक है। तो इसका जो एपोजी है ये जो इसका एपोजी है ये कितना है, ये 940 किलोमीटर्स था। और जो इसका ये मैं ग्रीन कलर में बनाता हूँ यहाँ पे, ये जो पेरिजी है तो ये पेरिजी कितना था, ये 230 किलोमीटर था। जो नियरेस्ट डिस्टेंस है टू अर्थ ये वाला, ये नियरेस्ट डिस्टेंस है, और ये क्या है, ये फर्देस्ट डिस्टेंस है। ऑर्बिटल पीरियड कितना था, यानी यहाँ से मान लो ये शुरुआत होती है इसकी, तो पूरा का पूरा ऑर्बिटल पीरियड पूरा ऑर्बिट करने में कितना टाइम लेगा, 96 मिनट्स ये लेगा। टाइम टू कंप्लीट 1 ऑर्बिट, जो ये पूरा ऑर्बिट है इसको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, ये 96 मिनट्स ले रहा है। और जो सिग्नल कब तक इसने सेंड किए ग्राउंड स्टेशन में, 3 वीक्स तक, 3 हफ्तों तक लगातार ये सिग्नल्स को सेंड करता रहा, सिग्नल्स को ट्रांसमिट जो है वो करता रहा ग्राउंड स्टेशन में। अब यहाँ पे जो स्पुतनिक 1 था इसमें बैटरी कौन सी थी, अब 3 हफ्तों तक ये सिग्नल भेज रहा है तो ऑब्वियसली इसमें बैटरी है जो काम कर रही है। तो यहाँ पे सिल्वर जिंक बैटरीज का यूज़ किया गया था पावर के लिए। और जैसे ही ये बैटरीज लो हो गई, कम हो गई, तो सैटेलाइट जो था वो फाइनली अर्थ में आ गया।
कई सैटेलाइट्स वापस आ भी जाते हैं और कईयों को ऊपर ही रहने दिया जाता है। जो ऊपर रह जाते हैं उनको स्पेस डेब्रिस बोलते हैं। अब जब ये वापस नीचे आया तो एटमॉस्फेयर में बर्न होता हुआ आया और 4 जनवरी 1958 को ये वापस आया था 3 मंथ्स इन ऑर्बिट। 3 महीने ये ऑर्बिट में रहा, जिसमें से सिर्फ 3 ही वीक जो था वो रेडियो सिग्नल जिसने ट्रांसमिट किए थे। 3 महीने ऑर्बिट में रहा, फिर ये वापस अर्थ आ गया। अब इसकी मिलिट्री इम्प्लीकेशंस क्या थी, देखिए ये एक हिडन मैसेज था। सोवियट्स ने अपनी प्रोग्रेस को डेमोन्स्ट्रेट कर दिया था, बता दिया था कि हम ऑर्बिट में भी पहुंचने के लिए कैपेबल हैं, हमने ऐसा रॉकेट डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे सीरियस इम्प्लीकेशंस इसकी हो सकती थी इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए, ICBM के लिए। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो स्पुतनिक का जो लॉन्च था ये बता रहा था कि हम एक्रॉस ओशियन पहुंच सकते हैं। अरे भाई, अगर हम स्पेस में पहुंच सकते हैं तो हम एक्रॉस ओशियंस किसी भी दुनिया के हिस्से में भी पहुंच सकते हैं। ये जो कैपेबिलिटी थी ये वेस्टर्न मिलिट्री और पॉलिटिकल सर्कल्स में एक बहुत बड़ा अलार्म था, एक बहुत बड़ा खतरा था कि अगर ये इस प्रकार का रॉकेट बना सकते हैं जो स्पेस में पहुंच सकता है, तो ये ऐसा रॉकेट भी बना सकते हैं जो हमारे यहाँ पे बम फोड़ सकता है या हमारे यहाँ पे पूरे तरीके से तबाही कर सकता है। R7 रॉकेट था जिसने स्पुतनिक को लॉन्च किया था, यह आपने ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है क्योंकि ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। तो जो R7 रॉकेट जिसने स्पुतनिक को लॉन्च किया, ये अगर इस स्पुतनिक को लॉन्च कर सकता है तो ऑब्वियसली ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी डिलीवर कर सकता है और थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे भी ये अपने पॉइंट्स को, अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यूएस का रिस्पॉन्स क्या था, इनिशियली यूएस फेल हुआ। फर्स्ट यूएस सैटेलाइट अटेम्प्ट जो था वो था वैनगार्ड TV3 और ये एक बहुत बड़ा फियास्को था। ये एक्सप्लोड हो गया था लॉन्च के दौरान ही, जैसे ही लॉन्च होने लगा वैसे ही एक्सप्लोड हो गया। फिर एक्सप्लोरर 1, तो यूएस ने अच्छे से रिकवर किया और सक्सेसफुली 1958 में एक्सप्लोरर 1 को लॉन्च किया। इसको किसने क्रिएट किया था, इसको नासा ने क्रिएट किया था। नासा के फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1958 में। और तब उसके बाद स्पुतनिक के रिस्पॉन्स में ये जो आपके पास एक्सप्लोरर 1 है इसे लॉन्च किया गया था। उसके बाद एजुकेशन पुश, यूएस ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया साइंस और एजुकेशन के ऊपर, ताकि जो परसीव्ड टेक्नोलॉजिकल गैप है सोवियत यूनियन के साथ इनका, उसे क्लोज किया जा सके। लाइका की बात करें तो ये पहला स्पेस ट्रैवलर था। जस्ट 1 मंथ आफ्टर स्पुतनिक 1 के 1 महीने बाद ही सोवियत यूनियन ने, यानी आज के समय के रशिया ने, स्पुतनिक 2 को लॉन्च किया नवंबर 3, 1957 को। और यहाँ पे एक स्पेशल पैसेंजर था जिसे कैरी किया गया, उसका नाम था लाइका, और ये एक स्ट्रे डॉग था जिसको मॉस्को की स्ट्रीट से उठाया गया था। तो सबसे पहला जो स्पेस ट्रैवलर था वो कौन था, वो एक डॉग था, एक स्ट्रे डॉग था, और उसका नाम क्या था, उसका नाम लाइका था। तो ये आपने ध्यान में रखना है, सवाल पूछा जा सकता है। लाइका पहला लिविंग बीइंग बना था जिसने अर्थ को ऑर्बिट किया था। हालांकि इस जर्नी को वो सरवाइव नहीं कर पाई थी और ये एक फीमेल डॉग थी। इनका जो मिशन था, इस डॉग का जो मिशन था, ये काफ़ी वैल्यूएबल डाटा प्रोवाइड किया इस बात के ऊपर कि स्पेस फ्लाइट के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। और उसके बाद फिर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए जो रास्ते हैं वो खुल गए, क्योंकि इस कुत्ते के ऊपर क्या क्या असर हुए उसको स्टडी किया गया और फिर कैसे उन सारे के सारे जो असर हो रहे हैं उसको काउंटर करना है, उसके ऊपर फिर टेक्नोलॉजी पे काम किया गया। और उसके बाद फिर जो ह्यूमंस को वहाँ भेजने का जो रास्ता था वो साफ हो गया। अब देखो, स्पेस ट्रैवल की फिजिबिलिटी की बात करें तो स्पुतनिक 1 ने ये प्रूव कर दिया कि आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको ऑर्बिट में भेजना ऑब्वियसली अर्थ के ऑर्बिट में इम्पॉसिबल नहीं है, एक्चुअली अचीवेबल है। जो रेडियो बीप्स की साउंड थी डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसने कहीं ना कहीं ये बताया कि स्टार्स तक पहुंचना अब पॉसिबल है। इसके बाद रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होने लगी, यूनिवर्सल चैलेंज हो गया जिसने इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को इनकरेज किया कि वो एक्सेलरेट करें रिसर्च और डेवलपमेंट एफर्ट्स को। और इसी के बाद से स्पेस एज की भी बर्थ होती है, जन्म होता है। ये सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं था स्पुतनिक 1, इसने स्पेस एज की बिगनिंग को मार्क किया, इसने उसकी शुरुआत करी। और यहाँ पे सोवियत यूनियन और जो यूनाइटेड स्टेट्स था उनके बीच में कंपटीशन को बढ़ा दिया, किससे रिलेटेड, स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड। सडनली यूनिवर्स में ह्यूमैनिटीज़ न्यू फ्रंटियर बन गए
एस्ट्रोनॉमर्स जो थे वो ड्रीम करने लगे कि हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के बियॉन्ड जाएंगे। इंजीनियर्स जो हैं वो टायरलेसली काम करने लग पड़े कि हम इस ड्रीम को रियलिटी बनाएंगे। एजुकेशनल वेकअप कॉल की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजिकल गैप था। स्पुतनिक ने इम्प्रेशन एक ऐसा छोड़ा कि यूएस और सोवियत के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का गैप है और यूएस काफ़ी पीछे है। तो यहाँ पे यूएस ने रिस्पॉन्ड किया और एक्सपेंडिचर्स के ऊपर खासकर एरोस्पेस एफर्ट्स पे जो एक्सपेंडिचर्स थे उसको इंक्रीज़ किया। टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम्स को बढ़ावा दिया। स्टेम के ऊपर फोकस किया गया, दैट इज़ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, और ये नेशनल प्रायोरिटीज़ बन गई अमेरिकन एजुकेशन के लिए। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या थे? एजुकेशन रिफॉर्म्स जो ये लाए गए थे, इसने एक जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट और इंजीनियर्स क्रिएट किए जिन्होंने बाद में स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। यहाँ पे ह्यूमन स्पिरिट भी अनलीश हुई। स्पुतनिक 1 सिर्फ एक मेटल नहीं था, इसने ह्यूमन बींग्स का जो एक डिज़ायर है नॉलेज के लिए उसे सिंबलाइज किया, उसे बताया और उनकी एबिलिटी को दर्शाया कि किसी भी चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है। टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है साइंटिस्ट, थ्योरिस्ट और इंजीनियर्स के बीच में कोलैबोरेट करके। पूरी दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट, थ्योरिस्ट और इंजीनियर्स हैं, और इसलिए यहाँ पे फंडिंग को इंक्रीज़ किया गया, न्यू आइडियाज़ को इमर्ज किया गया। नॉलेज की जो एक क्वेस्ट थी उसको प्लैनेट की बाउंड्रीज़ के बाहर जो है वो एक्सटेंड किया गया, और इसने जनरेशन्स को इंस्पायर किया कि वो स्टार्स को देखें, सपने देखें और सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें और स्टेम के ऊपर काम करें, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मैथमेटिक्स। अब हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता क्या है। देखिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक मैन मेड ऑब्जेक्ट होता है जो सेलेस्टियल बॉडी जैसे कि अर्थ है, मून है या सन है, उसके इर्द गिर्द अराउंड रिवॉल्व करता है। ये जो इन्वेंशंस होती हैं, ये डिज़ाइन, साइज़ और जो एल्टीट्यूड होता है अपने फंक्शंस के हिसाब से वो वेरी करता है। मतलब उनका क्या फंक्शन होगा एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट का, उस हिसाब से उसका डिज़ाइन, साइज़ और एल्टीट्यूड होता है। कम्युनिकेशन कैसे होती है? तो यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं जो फ़ोन कॉल्स को इनेबल करते हैं, इंटरनेट एक्सेस को इनेबल करते हैं, टेलीविज़न सिग्नल्स को इनेबल करते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो कि अर्थ रिसोर्सेज को फोटोग्राफ करते हैं, वेदर को फोरकास्ट करते हैं और एनवायरमेंटल चैलेंजेस को मॉनिटर करते हैं। वेदर फोरकास्ट की बात आई तो वेदर अलर्ट्स होते हैं, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, ये सब आपने सुना होगा न्यूज़ में कि खबरें आती हैं कि आज इस जगह पे बारिश ज़्यादा होगी, रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, ऐसा ऐसा। तो ये कौन कौन से अलर्ट्स होते हैं और इनका क्या मतलब होता है, इसको मैंने काफ़ी अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, आपको वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। फिर आता है नेविगेशन। तो जीपीएस सैटेलाइट्स होते हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 किलोमीटर अबव अर्थ से 20 किलोमीटर ऊपर वो ऑर्बिट करते हैं और वो सिटीज़ और ओशंस में नेविगेट करने में मदद करते हैं। तो आपके जैसे गूगल मैप वगैरह होते हैं, ये सारे जीपीएस सैटेलाइट्स होते हैं। और क्या क्या सैटेलाइट की एप्लीकेशंस होती हैं? साइंटिफिक रिसर्च की बात करें तो कॉस्मिक डिटेक्टिव जो हैं वो क्लाइमेट चेंज और ओशन सर्कुलेशन से लेके सारी की सारी चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं और उनका प्राइमरी टास्क होता है डाटा कलेक्ट करना। फिर आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल एक्सप्लोरेशंस। तो कुछ सैटेलाइट्स होते हैं जो अर्थ के बियॉन्ड जाके स्टडी करते हैं, जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप को भी मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, ये क्या क्या चीज़ें लेकर आया है, क्या क्या चीज़ें इसने यूनिवर्स के बारे में हमें बताई हैं, उसको भी मैंने अच्छे से कवर किया है, उसको जरूर देखिएगा। तो ये क्या करता है, जो डिस्टेंट गैलेक्सीज हैं ये उन्हें कैप्चर करता है, उनकी इमेजेस को लेता है, स्टार्स जो बहुत दूर हैं उनको लेता है, या फिर जो अर्थ और मून के बीच में चीज़ें हैं उन सारों को ये स्टडी करता है और फिर वो डेटा उस हिसाब से वापस ग्राउंड में भेजता है। मिलिट्री और डिफेंस के लिए भी काफ़ी सैटेलाइट्स यूज़ किए जाते हैं। काफ़ी मिलिट्री एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए सर्विलेंस सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं। ये वेरीफाई करता है आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट्स को, और ये मिसाइल लॉन्चेस की भी अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करता है। सैटेलाइट साइजेस की बात करें तो पहला आता है क्यूब सेट्स। ये टाइनी छोटे छोटे सैटेलाइट्स होते हैं, एज स्मॉल एज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से भी कम के ये सैटेलाइट्स होते हैं। जो रूबिक्स क्यूब होता है ना, उसके साइज़ के ये सैटेलाइट्स होते हैं और ये काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं रिसर्च और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। फिर आते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ये काफ़ी जायंट होते हैं, बड़े होते हैं, 7 मीटर से ज़्यादा हो सकते हैं, इनके में सोलर पैनल्स भी होते हैं और ये 50 मीटर्स तक एक्सटेंड हो सकते हैं। कॉस्मिक जिम्नास्ट की तरह ये दिखते हैं ड्यूरिंग स्प्लिट्स इन स्पेस। स्पेस में जब ये स्प्लिट होते हैं तो कॉस्मिक जिम्नास्ट की तरह ये दिखते हैं। फिर आते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसको मैंने काफ़ी अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, तो इसे आप उस वीडियो में ज़रूर देखेगा, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ समय पहले खबरों में भी था, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब बना, किसने बनाया, क्या इसके फंक्शंस हैं, कब तक ये काम करेगा, सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर करी हैं।
अल्टीमेट सैटेलाइट है ये, लार्ज 5 बेडरूम हाउस के बराबर है ये। यहाँ पे सोलर पैनल्स भी हैं और जितनी बड़ी रग्बी फील्ड होती है उतने बड़े बड़े यहाँ पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। इसको मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया है, इसको आपको जरूर देखना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सैटेलाइट के एल्टीट्यूड की बात करें तो सबसे पहले लो अर्थ ऑर्बिट आते हैं। ये 200 से 2000 किलोमीटर के होते हैं फ्रॉम अर्थ सरफेस, यानी मान लो ये अर्थ का सरफेस है तो 200 से 200 किलोमीटर ऊपर ये होंगे। आईएसएस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो 400 किलोमीटर के ऊपर ऑर्बिट करता है और एक रिवोल्यूशन 90 मिनट्स में लेता है। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट होते हैं जो नीचे नीचे ऑर्बिट करते हैं। फिर आते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट, अराउंड 20,000 किलोमीटर की, मान लो यहाँ पे 200 से 2000 जो होगा वो तो होगा लो अर्थ ऑर्बिट, 2000 से 20,000 तक जो होगा वो होगा मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और यहाँ पे जो सैटेलाइट होते हैं ये 12 घंटे लेते हैं एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए, ये 90 मिनट लेते हैं, ये 12 घंटे। और फिर आते हैं ओबियसली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, तो 36,000 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस ये ऑर्बिट करते हैं। और वैसे अगर इनको देखा जाए तो अर्थ के रोटेशन के रिलेटिव ये स्टेशनरी ही दिखते हैं, इसीलिए इनको जियो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहा गया। अब स्टेशनरी का तो मतलब हुआ रुका हुआ, तो क्या ये रुके हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये रुके हुए नहीं हैं। ये अर्थ के रिलेटिव हमें रुके हुए क्यों लग रहे हैं? क्योंकि देखो अर्थ भी मूव कर रही है और ये भी वैसे ही मूव कर रहे हैं। अब क्योंकि ये बहुत ही दूर हैं, 36,000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है ना फ्रॉम अबव अर्थ सरफेस, तो क्योंकि ये बहुत दूर हैं तो हालांकि ये मूव तो कर रहे हैं लेकिन हमारी अर्थ भी ऐसे मूव हो रही है ना, ये भी मूव हो रहे हैं, तो इसलिए अर्थ के रिलेटिव, यहाँ पे देखो शब्द देखो क्या लिखा हुआ है, अपीयर स्टेशनरी रिलेटिव टू अर्थ रोटेशन। रिलेटिव मोशन पढ़ा है ना आपने फिजिक्स में, रिलेटिव मोशन क्या होता है? ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या मोशन है? रिलेटिव मोशन है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं। क्या है? देखो ये अर्थ है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये भी यहाँ पे देखो ऐसे मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, दोनों मूव कर रहे हैं ना। अब क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं और ये क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दूर है, 36,000 किलोमीटर है दूर अबव अर्थ सरफेस, तो इसलिए ये मूव तो कर रहा है लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये स्टेशनरी है, क्योंकि हमारी अर्थ भी मूव कर रही है। हमें पता नहीं चलता कि अर्थ मूव कर रही है, क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि ग्रेविटेशन ने हमें खींच रखा है, हमारे लिए तो नॉर्मल ही है, लेकिन अर्थ हमारी मूव कर रही है। वैसे ही जो ये सैटेलाइट है ये भी मूव कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये अर्थ के कंपैरिजन में क्या है? ये रिलेटिवली हमें स्टेशनरी दिख रहा है, यानी हमें ऐसा लगेगा कि ये बस एक जगह ये वहाँ पे खड़ा हुआ है, पर ऐसा नहीं है, ये भी मूव कर रहा है, हमारी अर्थ भी मूव कर रही है। तो ये सैटेलाइट के एल्टीट्यूड हो गए। अब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स की अगर हम बात करें तो जो पहला सैटेलाइट था ये सिंपली बाइकन बन गया, स्पुतनिक 1, मेयरली इसने रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट किया। लेकिन आज के समय तो हमारे मॉडर्न मल्टी फंक्शनल सैटेलाइट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। तो उस समय स्पुतनिक 1 था, सिंपल मेटल स्फेयर था, बेसिक रेडियो ट्रांसमीटर था, कोई कैमरा नहीं था, कोई सेंसर नहीं था, लिमिटेड बैटरी लाइफ थी और ऑर्बिट को चेंज करने की भी एबिलिटी इसमें नहीं थी। आजकल के जो सैटेलाइट्स हैं ये काफ़ी मॉडर्न है, यहाँ पे कम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, हाई रिजोल्यूशन कैमराज हैं, मल्टीपल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सोलर पावर जनरेशन है, प्रपल्जन सिस्टम है ताकि ऑर्बिटल एडजस्टमेंट भी हो सके। लेगेसी और लेसन्स क्या थे? तो टेक्नोलॉजिकल कैटलिस्ट था ये सिर्फ साइंटिफिक अचीवमेंट में एक जंप नहीं था बल्कि एक अलार्म था जिसने ग्लोबल इनोवेशन को स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया। इसका काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट भी था। जब सोवियत ने ये अचीव कर लिया तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी होड़ लग गई, तो उन्होंने भी नासा फॉर्म किया और इवेंचुअली अपोलो प्रोग्राम की शुरुआत हुई और मून में ह्यूमन को भेज दिया। और अभी आप, क्योंकि हम सारे भारतीय हैं, तो आपको चंद्रयान के बारे में भी पता होना चाहिए। तो चंद्रयान और जो मून की जो डार्कर साइड है वहाँ पे हम पहले कंट्री हैं जो पहुँचे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको मैंने अच्छे से कवर कराया है चंद्रयान को, इसको जरूर देखेगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने एनिमेशन के माध्यम से इसको कवर करवाया था। फिर आता है इंड्योरिंग इंस्पिरेशन। तो ऑब्वियसली आज के समय जो सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा रहा है तो इसकी शुरुआत स्पुतनिक 1 से ही हुई थी और स्पुतनिक जो है उसकी लेगेसी कंटिन्यू है। एवरी स्पेस मिशन और सैटेलाइट में जब भी लॉन्च होता है तो वहाँ पे स्पुतनिक की जो लेगेसी है वो कंटिन्यू होती है। तो ये था दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट तो करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। बाकी जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको बताए हैं उन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा। अगर आप चाहें तो हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ऐसे ही जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।